हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक की चैप्टर अध्याय यानी प्रारंभिक नगर। हमने पिछले वीडियो में 2 अध्याय पढ़ चुके हैं हम लोग कक्षा 6 के इतिहास के। ठीक है, तो हम लोग आज हम लोग पढ़ेंगे आरंभिक नगर के बारे में पढ़ें। साथ ही मेरा लुसेंट का भी सीरीज चल रहा है चैप्टर बाय चैप्टर, उसको भी आप लोग देख सकते हैं अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो, या किसी पीसीएस की तैयारी करते हैं तो पीसीएस के लिए भी काफ़ी लाभदायक होता है। और ये एनसीईआरटी है और इसको हम लोग देखेंगे चैप्टर बाय चैप्टर, सभी हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आरंभिक नगर, पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत, कौन? जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास के एक गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन लोगों ने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे हैं जो उन लोग को बगल में था, जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो। क्या चीज को देखो? वास्तुकला को देखो। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि ये जो पुराना खंडहर वाला घर है, इससे ये जो लोग हैं, इसे इतना लगाव क्यों हो सकता है इन लोगों को? हड़प्पा की कहानी। ठीक है, अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। जो पुराने घर होते हैं अपनी कहानी बयां करती है। वहीं लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें ट्रेन की बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक एक हड़प्पा पुरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। कहाँ है? आधुनिक पाकिस्तान में है। वो उन लोगों ने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने, कौन से पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। क्या बोला गया? हड़प्पा सभ्यता की इमारतें। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम लोगों को लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? बताइए आप लोग, क्या आप लोगों को लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? इन नगरों की विशेषता क्या थी? जो हमें नगर मिला था, उन नगरों की हम लोग विशेषता की बात करेंगे। इन नगरों में से कई को दो या उससे ज्यादा, क्या दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। क्या कहा? निचला जो हिस्सा था उसको निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चार दीवारी या पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। जो चार दीवारी होती थी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की ऊंचा चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। बढ़िया से चिनाई होता था।
ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली। कौन क्या मिली? अनोखी वस्तुएं मिली है। जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग का चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। क्या बनाया गया था? खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानगार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। क्या किया गया था? ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। क्या किया गया था कि पानी को रिसाव के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। उसमें सरोवर में उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी दो तरफ से, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। कमरा जो रूम बनाया गया था, ठीक है। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। जो ये महान स्नानगार है जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही महान स्नानगार है। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में, कौन से नगर में? कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले। क्या मिला है? अग्निकुंड मिले हैं, जहां संभवतः यज्ञ के लिए किए जाते हैं होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। क्या मिले हैं? बड़े बड़े भंडार गृह। अब हम लोग अब जाने कि भवन, नाले और सड़कें के बारे में। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी जो है आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। क्या जो नालियां होती थी उस सड़कों की नालियों से जुड़ी हुई होती थी, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने का कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। क्या बनाया गया था? मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। क्या किया जाता? जो नाले और सड़क का निर्माण योजनाबद्ध से तरीके से किया जाता था, एक साथ ही किया जाता था। यहाँ पर वर्णित जो घर है, पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कई दो अंतर बताएं। जो पिछले हम लोग अध्याय में जो घर पढ़े और इनमें जो घर पढ़े उनके अंतर को बताइए। नगरीय जीवन कैसा था उस पर थोड़ा गौर करते हैं। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। जो आज हम लोग के शहर में, नगर में हलचल रहा करती है, वैसे ही हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। क्या थे? संभवतः शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मानकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे।
जो बच नहीं पाई है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से, कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले, जिनसे बच्चे खेलते होंगे। क्या खेल करते होंगे? बच्चों में संभवतः वो खेलते होंगे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। किस टाइप से लोग, किस कौन कौन से लोग रहते हैं, उनकी सूची बनाना है। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांवों में रहते थे? ठीक है। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक जो सड़क और उसमें बना नाला दिख रहा है, जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है मोहनजोदड़ो की सड़क और उसमें बना नाला है। देखो कितना जबरदस्त बनाया गया था उस समय। ऊपर जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो एक कुआं है, और बाई और नीचे हड़प्पा के कुछ मोहरे दिख रहे हैं आपको। ठीक है, वो मोहर है। पहले वो देखिए नाला कितना बिजोड़ बना हुआ है। नगर और नए शिल्प के बारे में हम अब जाने। ठीक है, चलिए जानते हैं कि नगर और शिल्प के बारे, नए शिल्प के बारे में। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली हैं, उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक। क्या है आकर्षक वस्तुओं में? मन के बाट और फलक। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थरों की मोहर बनाते थे। ये आप पढ़ लीजिए। ठीक है, थोड़ा देर मैं रुक जाता हूं, अपना पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरे बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। क्या मिलते हैं? जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। क्या बनाते थे? खूब डिजाइन वाले बर्तन बनाते थे, लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में, संभवतः 7,000 साल पहले कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले। पक्की मिट्टी तथा फ्योंस से बनी तकलियां शुद्ध कताई का संकेत देती है। ठीक है, देती। उनमें से अधिकांश वस्तुओं का जो निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। क्या क्या? स्पेशलिस्ट ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना, फिर मोहरों पर पिचकारी करना आदि। जो आप लोग मूर्ति देख रहे हैं, मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, और उसके दाढ़ी कितने अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। किसका काम हो सकता है? किसी स्पेशलिस्ट मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे, या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। शायद फेयंस, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंसको के कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी, और उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे।
फ्योन्स से मन के चूड़िया, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। अब आगे हम लोग जानेंगे कच्चे माल की खोज कैसे हुई। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं का अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। इनमें फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर देखा जाए तो किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। क्या कहा जाता है? कच्चा माल कहा जाता है, जिसे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। क्या करते? लाते थे। हड़प्पा के लोग तांबे के आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहां तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। क्या है कि आयात कहां से किया जाता था? ईरान से और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। कहां से किया जाता था? गुजरात से, ईरान से और अफगानिस्तान से। अब हम लोग जानेंगे नगर में रहने वालों के लिए भोजन, कि वो भोजन कैसे उन लोगों को मिलता था। ठीक है, लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। आज के समय में जिस तरह कुछ लोग, बहुत सारी जनसंख्या गांव में रहती है, बहुत सारी जनसंख्या शहर में भी रहती है, वैसे ही उस समय में लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। क्या पालते थे? जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों, दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधे के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। क्या चीज? कौन से साक्ष्य? अवशेष, पौधों के अवशेष। जमीन जो आप ये फिगर में इसको वीडियो को रोककर आप पढ़ लीजिए। ठीक है, जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं। क्या बचे? वो जो हल थे वो नहीं बच पाए हैं, क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। क्या है? जो हम लोग के जो हल तो बचा नहीं है, लेकिन जो हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, पानी इकट्ठा किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी, यानी पानी पटाया जाता होगा, उसको पानी दिया जाता होगा फसल को। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। आज भी लोग पालते हैं, उस समय भी लोग पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे। कौन से फल? बेर। मछलियां पकड़ते थे और क्या हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर। अब हम लोग देखेंगे कि गुजरात में कौन कौन से हड़प्पा कालीन नगर है, उसके सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे। ठीक है, हल्का फुल्का हम लोग उसके बारे में जानेंगे। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे, कौन से? खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। कच्छ के किनारे इलाके में धौलावीरा नगर बसा था। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। कौन से? धौलावीरा। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर थे, दो भागों में विभक्त थे। वहीं धौलावीरा नगर के 3 भागों में बांटा गया था। जो धौलावीरा नगर था उसको 3 भागों में बांटा गया था।
इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी, बाउंड्री लगाया गया था। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, गेट बनाए गए थे बड़ा बड़ा। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, क्या था? फील्ड था, जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, पब्लिक गैदरिंग इकट्ठा की जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः शायद लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसे छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती के एक उपनदी के किनारे बसा लोथल, कौन है? गुजरात के खंबात खाड़ी में मिलने वाली साबरमती के एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंख और धातु से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन सा? लोथल। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप, मोहरबंदी मिले हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहां संभवतः मनके बनाने का काम होता था। क्या? मनका बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। कहां से? लोथल। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, हम लोग आगे देखेंगे कि मुद्रा और मुद्रांकन या मोहरबंदी कैसे होता था। मुद्रा और मुद्रांकन, मोहरबंदी के बारे में आपको जानेंगे। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों के चिन्हित करने के लिए किया। आज भी हम लोग चिन्हित करने के लिए मोहर लगाते हैं, चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। क्या? मिट्टी लपेटकर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते थे। क्या कहते थे उसको? मोहरबंदी कहते थे। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। ठीक है, उसको कोई खोला नहीं है, उसको देखा कोई नहीं है। आज भी मोहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मोहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। आप लोगों को पता लगाना है और कमेंट पे जरूर बताना है। ठीक है, सभ्यता के अंत का रहस्य, जो सभ्यता ये थी इसका अंत क्यों हो गया, इसके रहस्य के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। क्या देखने को मिला? 3900 साल पहले एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोग इन नगरों को छोड़ दिए, जो इतना विकसित नगर था, ठीक है, जिसकी नाली, पानी निकासी की कितनी बढ़िया व्यवस्था की गई थी, सड़क की कितनी बढ़िया व्यवस्था की थी, वहां नगरों को छोड़ दिया वहां के लोगों ने। मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से जो कच्चा माल आयात होता था काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जो कचरा इकट्ठा होने लगा। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई, जो नाला था वो सब खत्म हो गया, और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे, और सड़क पर ही झुग्गी नुमा टेंट टाइप से बनाए जाने लगे। ये सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। कुछ विद्वान कहते हैं कि नदी जो थी, जो पानी का स्रोत था, वो सूख गई थी। कुछ लोगों का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियां के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। बाढ़ आता है तो कुछ ही इलाकों में नहीं होगा, पूरा इलाका तो नहीं डूबा होगा, इलाकों में नहीं हुआ होगा।
ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो शासक थे, जिसके नियंत्रण थी, उनकी नियंत्रण समाप्त हो गई होगी। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि कुछ परिवर्तन हुआ है। आधुनिक जो पाकिस्तान है कि जो सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 14 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। कौन से? 1400 वर्ष बाद। कैसे? 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे, अभी नहीं। कुछ अन्य चीज है, उसके बारे में भी हम लोग जान लें। ठीक है, चलिए। अपने एटलस में मिस्र ढूंढिए। ठीक है, और नील नदी के आसपास वाले इलाके को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। कौन सी जो सेना थी उसको दूर दूर तक भेजा। उन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए, जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना। जो पिरामिड है क्या है? वे मकबरा है, मकबरे हैं। ठीक है। राजाओं के मरने पर उनके शव को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शव को मम्मी कहा जाता है। क्या? जो जो शव है उनको मम्मी कहा जाता है। उनके शव के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। इनमें खदान, पेय वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं का भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शव को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। दफनाने में धन दौलत ज्यादा खर्च होता था। कल्पना करना है कि अगर तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे। तुम्हारा माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे, और मोहनजोदड़ो में तुम क्या देखोगे। तो ये हम लोग का अध्याय जो 3 था ये खत्म हुआ। ठीक है, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, अगले चैप्टर के साथ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि हम इस क्या बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, आप इतना समय दिए वीडियो देखने के लिए, उसके लिए धन्यवाद। मिलता हूं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।